हेलो दोस्तों वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रियंका शर्मा आपके साथ बायोलॉजी के लिए यहाँ पे हमेशा लाइव होती हूँ और आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास देने आई हूँ जिसमें आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉप 50 क्वेश्चंस की हम पूरी सीरीज लेके आए हैं जो वनडे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। आज हमने वो एक जगह मर्ज करके आपको देने की क्लास रखी है, तो जल्दी से देख लीजिए क्या है क्वेश्चंस। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, कौन सा ब्रेन का पार्ट नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं थैलेमस, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है फोर ब्रेन, मेडुला और पिन्ना। आपको पता है थैलेमस, फोरब्रेन और मेडुला ये तीनों किसके पार्ट है? दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ किसके? ब्रेन का पार्ट है। वेयर एज जो पिन्ना है इट इज अ पार्ट ऑफ ईयर। ईयर का कौन सा पार्ट? आउटर पार्ट। आउटर पार्ट जो क्या साउंड इकट्ठी करता है। ये जो आउटर पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? पिन्ना बोलते हैं। ये कार्टिलेजेस का बना होता है। ये आउटर पार्ट है, ये क्या कलेक्ट करता है? सारी साउंड को कलेक्ट करता है और ईयर के अंदर भेजता है। तो ये तीनों ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं वो क्या है? ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ब्रेन का पार्ट नहीं है, तो नहीं आपको बताना था, तो आंसर क्या होना चाहिए था? पिन्ना। तो डी पिन्ना इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो डी पिन्ना इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डैश हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। डैश कान के पर्दों के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में मदद करता है। क्या बोला है कि ऐसा पार्ट जो हमारी बॉडी में, जो हमारे ईयर में, क्या ईयर ड्रम के अंदर प्रेशर को मेंटेन करता है। किसकी वजह से? हमारा जो आउटर प्रेशर है और जो इनर प्रेशर है वो मेंटेन रहता है, इक्वलाइज रहता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं यूटेशियस ट्यूब, कॉक्लियर नर्व, इनकस या मेलस। तो इनकस और मेलस तो आपको पता है ये तो ईयर बोन है, जो बोन के अंदर, जो ईयर के अंदर बोन्स पाई जाती हैं। वेयर एज कोक्लियर नर्व जो किसको? ब्रेन को पहुंचा रही है सिग्नल। एंड यूटेशियन ट्यूब इज ये मिडल ईयर को, हमारे मिडल ईयर को नेजोफेरिंक्स से जोड़ती है, ज्वाइन करती है। और इसका क्या काम होता है? ये इंटरनल प्रेशर को मेंटेन करती है। किससे? आउटर प्रेशर। जो बाहर प्रेशर होता है और जो अंदर प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है? इसी यूटेशियन ट्यूब की वजह से मेंटेन्ड होता है, इक्वलाइज्ड होता है। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा था कि दबाव को बराबर करने में जो मदद करता है वो कौन सा है? यूटेशियन ट्यूब। यूस्टेकी नलिका, इसको यूस्टेकी नलिका भी बोला जाता है। क्लियर है? आपको समझ आ गया कि कौन इक्वलाइज करता है आपके प्रेशर को बोथ साइड से, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के मीडियम से कौन इक्वलाइज कर रहा है, कौन उसको बैलेंस कर रहा है, वो यहां पे पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रे। निम्नलिखित में से कौन केशरुकी प्राणी नहीं है? ऑप्शंस दे रखे हैं मैमल्स, फिश, बर्ड या स्नेल। मैमल स्तनधारी मछली या पक्षी या घोंगा। आपको पता है वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, बैकबोन प्रेजेंट होती है, जो आगे चल के किसका रूप ले लेती है? बैकबोन का रूप ले लेती है। वेयर एज जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, अकेशरुकी जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, उनके पास नो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता। ना उनके पास कोई बैकबोन है,
वो अपनी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी में बैकबोन नहीं है, हम बैकबोन की तरह वजह से ही तो क्या है, स्टिफ है, मतलब ऐसे खड़े हो सकते हैं। जब उनकी बॉडी में बैकबोन नहीं है तो उनकी शेप भी क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। ठीक है, आप जानते हो मैमल्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, फिशेस कॉर्डेट्स होती हैं, वर्टिब्रेट्स होती हैं। जो बर्ड्स हैं वो भी क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। वेयर एज जो स्नेल है, घोंगा है, ये क्या है, ये एक इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट नहीं है, इसके पास कोई बैकबोन प्रेजेंट नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, इनवर्टिब्रेट। तो स्नेल इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। अब इसमें से पूछा है निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। मतलब लंग्स के बीच में, या आपके दो लंग्स है, इसके बीच में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है, या थाइमस ग्लैंड है। तो वो कौन सा ग्लैंड है जो दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, थाइमस ग्लैंड है। इसको हम इम्यून सिस्टम ग्लैंड भी बोलते हैं, इम्यून सिस्टम ग्लैंड भी बोलते हैं। सर का तो जो दोनों लंग्स के बीच में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। और ये इम्यून रिस्पॉन्स करता है, मतलब इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो इम्यून सिस्टम में जो टी सेल्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, उसकी डेवलपमेंट करता है। क्या करता है, उसकी डेवलपमेंट करता है। उसकी डेवलपमेंट करने का रीजन क्या है कि ये दोनों लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। और ये इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, ये टी सेल का डेवलपमेंट करता है, और ये टी सेल्स हमारी बॉडी में किससे, एंटीबॉडी से फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो यही पूछा था आपसे कि कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल या थाइमस। पीयूष ग्रंथि, अर्धशेतक ग्रंथि या शीर्ष ग्रंथि या बाल्य ग्रंथि। तो थाइमस ग्लैंड जो जिसका हार्मोन क्या है, थाइमोसिन, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये क्या सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थाइमोसिन। तो थाइमस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो thymus is a correct option. Now come to the next question. Red worms have a structure named dash which helps them in grinding their food. लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो भोजन को पीसने में मदद करती है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, गिजार्ड, क्रॉप। तो जब हम रेड वॉर्म्स की बात करें, अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म, इन कृमियों की बात करें तो क्या होता है, जो इनका इंटेस्टाइन होता है, पूरा इंटेस्टाइन, उसमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इनका जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस है, उसमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन ग्राइंडिंग। किसमें हेल्प करता है, ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। ये इसका माउथ है, माउथ के पास ये इसका ऑर्गन होता है। यहाँ पे फिर ये इंटेस्टाइन कहाँ पे पहुंच रही होती है, स्टमक में। तो ये स्टमक है, ये ईसोफेगस है, और जहां पे ये ऑर्गन प्रेजेंट है ईसोफेगस के अंदर, गिजार्ड, जो किसमें हेल्प कर रहा है, ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहा है, भोजन को पीसने में हेल्प कर रहा है। किसमें हेल्प कर रहा है, पीसने में, ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहा है। क्लियर है। तो लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उन्हें भोजन को पीसने में मदद करती है। इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, ग्रास नली, गिजार्ड या क्रॉप। तो उसको क्या कहते हैं, गिजार्ड बोलते हैं। जो कहां पे है, उसके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट सॉरी ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। चलो, तो गिजार्ड इज अ
correct option. Now next, which of these words refers to the scientific study of domestic dog? निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों को वैज्ञानिक अध्ययन है? किसका अर्थ पूछा है आपको? साइंटिफिक, किसका? डोमेस्टिक डॉग्स की स्टडी। डोमेस्टिक डॉग्स की स्टडी क्या कहलाती है? सिंकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? साइनोलॉजी कहलाती है, क्रीमेटिस्टिक्स कहलाती है, क्रैनियोलॉजी कहलाती है, या कार्पोलॉजी कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? साइनोलॉजी कहलाती है, साइनोलॉजी। वेयर एज जो क्रीमेटिसिस होती है ये किसकी स्टडी है? वेल्थ की स्टडी होती है, मनी की स्टडी होती है। क्रेनियोलॉजी मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन की स्टडी है। कार्पोलॉजी मॉर्फोलॉजी है किसकी? प्लांट्स की। प्लांट की मॉर्फोलॉजी की स्टडी है जिसमें हम सीड्स के बारे में भी पढ़ते हैं। ये किसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में है? प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो साइनोलॉजी किसकी स्टडी है? डोमेस्टिक डॉग्स की, डोमेस्टिक डॉग्स की। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, तो करेक्ट ऑप्शन इज साइनोलॉजी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ दीज बोन्स इज अ नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर? इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है? मेलेस, स्टेप्स, इनकस या फीमर? तो आपने देखा हमारी जो ईयर में 3 बोन्स पाई जाती हैं, ऑसिकल्स भी बोलते हैं इसे हम, ऑसिकल्स या फिर बोन्स। कौन कौन सी? मेलेस, स्टेप्स और इनकस। जिसमें से जो स्टेप्स है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी है हमारी बॉडी की, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी क्या है? बोन भी कहलाती है। तो ये स्टेप्स, मेलेस और इनकस तीनों तो क्या है? ईयर बोन का पार्ट है। लेकिन जो फीमर है वो क्या नहीं है? वो ईयर बोन का पार्ट नहीं है। ये क्या है? थाई बोन है। और जिसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? लार्जेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट लंबी बोन है फीमर। तो फीमर इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, xerophthalmia is caused due to deficiency of which vitamin? शुष्काष्टक ज़ेरोफिथैलिमा विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। के, ए, डी और सी। ये जो ज़ेरोफिथैलिमा होता है ये क्या होता है? ये हमारी आईज में होता है। कहां पे होता है? आईज में होता है। आईज की कॉर्निया पे ये ड्राइनेस, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है। जब हमारी आई की जो कॉर्निया है उसके अंदर बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, सूखा पड़ने लग जाता है। वहां पे तो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और जब विटामिन ए की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो हमारा जो ये पूरा आई है वो क्या हो जाता है? ड्राइड हो जाता है। ह्यूमिडिटी नहीं रह देती उसमें, सारा इवेपोरेट हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है। वो किसके कारण आती है? वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण आती है। तो उसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोफिथैलिमिया बोलते हैं। तो ये किसकी कमी के कारण आ रहा है? विटामिन ए। ऑप्शंस दे रखे थे विटामिन के, ए, डी एंड सी। तो किसकी डेफिशिएंसी के कारण आता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बायोलॉजिकल टर्म्स में डैश इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। क्या है? डैश इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड। एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है एंड अदर इज अनइफेक्टेड। इसमें बोला है अगर दो ऑर्गेनिज्म किस में रह रहे हैं? एक रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप में एक ऑर्गेनिज्म को, इसको तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन इसको कोई हार्म नहीं हो रहा, नो हार्म। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म या पैरासिटिज्म। तो ये क्या पूछ रहा है? सहभोजिता या सहजीविता या अन्य श्रोयवाद,
तो क्या बोलते हैं, या पैरासिटम, परजीविता बोलते हैं इसको। तो इसको क्या बोलते हैं, जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा होता है और दूसरे को कोई हार्म नहीं हो रहा होता, इसको बोलते हैं हम कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म होता है जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, और पैरासिटिज्म होता है जिसको एक को बेनिफिट हो रहा है लेकिन अदर वाला हार्म हो रहा है। तो आपको कमेंसलिज्म की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपको ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिल जाता है। ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे हमारी बॉडी में वर्म्स, कुछ ऐसे जीव ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हमें हार्म नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो मतलब एक तो वो बेनिफिट हो रहा है, उनको एक को तो हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई हार्म नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। क्लियर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कमेंसलिज्म। ए, कमेंसलिज्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। Which part of the body is responsible for manufacture of red blood cells? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? किसकी बात की गई है? रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स। मस्तिष्क, ब्रेन, लंग्स, हार्ट या बोन मैरो? तो क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कहां पे बनते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है इन अडल्ट्स। किसमें? अडल्ट्स के अंदर, युवाओं के अंदर। बच्चों की बात नहीं की गई है यहां पे, युवाओं की बात की गई है। उनके अंदर बोन मैरो में, बोन मैरो में क्या बनते हैं, ये अस्थि मज्जा में क्या बनते हैं, आरबीसीज बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनफैंट्स की, जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं, ना इतनी पावरफुल होती हैं, मतलब तो उनके लिए इसका फॉर्मेशन लिवर के अंदर होता है। ठीक है? तो फॉर्मेशन तो आरबीसीज का कहां हो रहा है? बोन मैरो के अंदर। लेकिन ये ग्रेवयार्ड कौन है जिसके अंदर जाके ये क्या हो जाएंगे, अपने आप को नष्ट कर देते हैं, जिसके अंदर जाके ये अपने आप को दफना देते हैं, खत्म कर देते हैं? इसका ग्रेवयार्ड कौन होता है? वो होता है स्प्लीन। क्योंकि इसके पास अपना खुद का क्या नहीं है, इसका आरबीसीज के अंदर अपना खुद का लाइजोसोम्स नहीं होते। अगर इनके पास लाइजोसोम्स नहीं होते तो इनके सेल को भी तो मरना है, खुद खत्म होना है। तो वो कहां जाके खत्म हो जाते हैं? स्प्लीन के अंदर, प्लीहा के अंदर जाके खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना कोई लाइजोसोम्स नहीं होते। तो आपको ऑप्शन दे रखा था ए ब्रेन, मस्तिष्क, बी लंग्स, फेफड़े, सी हृदय, हार्ट, और डी बोन मैरो या अस्थि मज्जा। तो इसका आंसर है, कहां होता है उसका फॉर्मेशन? बोन मैरो के अंदर। क्लियर है? तो ये भी याद रखना, बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। और इसका ग्रेवयार्ड कौन है? ग्रेवयार्ड इसका स्प्लीन है, प्लीहा है। ठीक है? क्लियर है? नो डाउट, ग्रेवयार्ड याद रहेगा और जहां पे इसका फॉर्मेशन होता है वो भी आपको याद रहेगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर इसका कोई लाइजोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। लाइजोसोम्स का क्या काम होता है कि वो अपना ही सेल खा जाता है। उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जिसके ऊपर भी छोड़ता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो उसको सुसाइडल बैग भी इसलिए बोला जाता है। ठीक है? तो ये क्या है? बोन मैरो इज अ करेक्ट ऑप्शन। डी, अस्थि मज्जा, बोन मैरो इज अ करेक्ट ऑप्शन। Now next, jellyfish are an example of which type of phylum? Jellyfish किस संघ का एक उदाहरण है? फाइलम नाइडेरिया, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम पोरिफेरा। किसकी बात की गई है? जेलीफिश की बात की है। जेलीफिश क्या है? ये एक तरह की, मतलब इसको फिश नहीं कह सकते हैं, फिश नहीं है ये, एक ऑर्गेनिज्म है जो कौन सी फाइलम से? नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है। इसके अंदर इन बॉडीज की क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। क्या होती है? रेडियल सिमेट्री। आर्य सममिति वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर, जिनके अंदर, और इनकी जो वो है फॉर्म्स है, वो दो फॉर्म्स की होती है बॉडी। एक होता है पॉलिप और एक होता है मेडूसा, जो नाइडेरियंस होते हैं। ठीक है? इनकी जो सिमिति होती है आर्य सममिति होती है इनकी। ठीक है? रेडियल सिमेट्री होती है। तो कहां से बिलोंग करते हैं ये जेलीफिश?
फाइलम नाइडेरिया, इसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। फाइलम नाइडेरिया इज अ करेक्ट ऑप्शन। जेलीफिश की बात की गई है, याद रखना फिश से कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या नहीं है, कोई फिश नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चिरोपॉडी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। विज्ञान की एक शाखा चिरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? किसकी बात की है? चिरोपॉडी, नाम से ही समझ में आ रहा है चिरोपॉडी। चिरोपॉडी मतलब फीट या लोअर लिम, निचले हिस्से के जो लिम्स हैं उनकी अगर हम स्टडी करें तो उसको हम चिरोपॉडी बोलते हैं। यहां पे कोई भी डिसफंक्शनिंग हो जाती है, कोई भी क्या आ जाती है, उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है, या उसकी क्या कहते हैं, वो सही से काम नहीं कर रही है वो ऑर्गन, या उसके अंदर क्या कमी है, उसकी डेफिशिएंसी क्या है, इन सब चीजों की, या उसमें कौन सा डिजीज कॉज हुआ है, किस कारण से हुआ है, इन सब की स्टडी करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, जो ब्रांच ऑफ साइंस कहलाती है, वो क्या कहलाती है? चिरोपॉडी कहलाती है। इसका आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, लिवर, लंग्स, फीट और किडनी। तो आपने क्या देखा? फुट की, पैरों की और लोअर लिम्स की स्टडी को क्या कहते हैं? चिरोपॉडी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, तो फीट इज अ करेक्ट ऑप्शन। फीट क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट, पेरिनीशियस अनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। घातक रक्तप्लवता अनीमिया विटामिन की डैश की कमी के कारण होता है, B2, B12, B6 या B1। तो किसकी कमी के कारण होता है? पर्नीशियस अनीमिया, जिसमें आरबीसीज, फॉलिक एसिड, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। किसके कारण? विटामिन B12। विटामिन B12, तो विटामिन B12 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्या पूछा इसमें? अनीमिया। अनीमिया मतलब रक्त की कमी, खून की कमी, किसके कारण हो सकती है? ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स। निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक योगनांग है? वजाइना, फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस या ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात की गई है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और यहां पे बात करते हैं हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। अगर बात करें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स, मादा के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी, जहां पे क्या होता है? एग फॉर्मेशन हो रहा है, एग का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें जैसे विजाइना, यूट्रस, फलोपियन ट्यूब, ये सब क्या है? ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी जो जिसका मेजर काम है, ओवरीज का काम है, ओवरीज एग्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ओवा को प्रोड्यूस कर रहा है, एग को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसका क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो आपको ऑप्शन दे रखे थे वजाइना, फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस या ओवरी। तो क्या है? ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर जो ओवरी है वो क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। वेयर एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है, जैसे फिलोपियन ट्यूब, जहां से ट्रेवल करके एग कहां पे आता है? यूट्रस में आता है इम्प्लांटेशन के लिए। फिर यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है जहां से एम्ब्रियो बनता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। क्लियर है? चलो, तो ओवरी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, हु परफॉर्म द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण करने का कार्य करता है? क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपको? क्लोरोफिल, व्हाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन या आरबीसीज। आपसे पूछा है ऑक्सीजन को कैरी करना या कैप्चर करना। तो जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है, जब ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच जाता है तो एल्वियोलाई के थ्रू ये एक्सचेंज होता है किसमें? ब्लड में।
आपको पता है ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं और आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है। अब इस हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, इस हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। तो उसको जो ऑक्सीजन कैरी करता है हम उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे थे, हु परफॉर्म द टास्क ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड में क्या कौन कार्य करता है, किसका, ऑक्सीजन पहुंचाने का। तो आपको ऑप्शंस दे रखे थे, क्लोरोफिल, व्हाइट ब्लड सेल्स, या हीमोग्लोबिन, या रेड ब्लड सेल्स। तो आंसर क्या है, हीमोग्लोबिन। Now next question. तो C is a correct option. Hemoglobin is a correct option. Now next, which of the following is a natural flame retardant? निम्नलिखित में एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक कौन है? आरएनए, त्वचा, स्किन, डीएनए या फ्लावर्स? तो आपको पता है जो डीएनए है, जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, इसके अंदर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, नाइट्रोजिनस बेस भी होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस भी प्रेजेंट होता है। जब इस नाइट्रोजिनस बेस को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और अमोनिया एक ऐसी गैस है जो क्या करती है, फ्लेम को रोकती है, फ्लेम को, आग लगने को क्या करती है, रोकती है, उसको कम करती है, ज्वलनशील नहीं है, ठीक है, जलती नहीं है, तो ये फ्लेम को कम करती है। तो ये एक नेचुरल, जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको एक क्लॉथ से, कॉटन के क्लॉथ से इसको क्या कराया गया, छाना गया। तो डीएनए को जब छाना गया और हीट किया गया तो इसने क्या दे दिया, कॉटन के अंदर भी, कॉटन के फाइबर के अंदर भी जलने की पावर को खत्म कर दिया। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट कहा गया। मतलब प्राकृतिक ज्वाला मंदक है ये, अपने आप में ही, मतलब इसके अंदर, इसको हम कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरली है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आरएनए, स्किन, डीएनए या फ्लावर, डीएनए। इसीलिए इसको क्या बोला गया, नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट बोला गया, ठीक है, प्राकृतिक ज्वाला मंदक कहा गया। तो डीएनए इज अ करेक्ट ऑप्शन। Now next, which of the following disease is not transmitted from one person to another? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता? एड्स, साइरोसिस, साइफिल्स या हेपेटाइटिस बी? तो आपको बोला गया है, आपको पता है एड्स जो है वो भी एक, ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस है मतलब ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। किस किस माध्यम से, या तो एयर से, या वाटर से, या हम सांस ले रहे हैं, किसी कांटेक्ट से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, ये डिजीज क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है एक से दूसरे में, या फिजिकल टच से। तो एड्स भी ऐसी डिजीज है, कम्युनिकेबल है, साइफिल्स भी कम्युनिकेबल डिजीज है, हेपेटाइटिस बी भी कम्युनिकेबल डिजीज है। वेयर एज जो साइरोसिस है, लिवर की क्या है, डिजीज है, लिवर डिजीज है ये, जो अल्कोहल से, अल्कोहलिक प्रोडक्ट से
क्या होती है, कॉज होती है। जब बहुत ज्यादा कोई अल्कोहल इनटेक कर लेता है तो उसका लिवर जो हो जाता है क्या होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, उसकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होने लग जाती है, जो क्या आगे चल के क्या कॉज करती है, लिवर साइरोसिस कॉज करती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का लिवर डिजीज है। तो ये जो लिवर डिजीज है ये एक से दूसरे में फैलता नहीं है। क्लियर है? चलो, नाउ नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फूड ट्यूब? निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? आहार नलिका की बात की गई है, कौन सा एक ऑर्गन जो क्या है, फूड ट्यूब है? एरोटा, आपको पता है एरोटा क्या है, ये तो ब्लड को कैरी करती है, ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। थाइमस, ये तो एक ग्लैंड है जिसको हम लिम्फॉइड ग्लैंड या ऑर्गन या इम्यून सिस्टम ग्लैंड भी बोलते हैं, इम्यून सिस्टम ग्लैंड भी बोलते हैं। ये किसका, थाइमोसिन का लैरिंग्स, जो क्या है, साउंड बॉक्स है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। और ईसोफेगस जो ग्रास नली है वो क्या है, ये इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप या ट्यूब, जो क्या करती है, माउथ टू स्टमक, माउथ से स्टमक तक खाना पहुंचाती है, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन तक, फिर इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू बाहर निकालती है। तो ये क्या है, पूरी सीक्वेंस है किसकी, हमारी ईसोफेगस की, जिसके अंदर जो क्या है, मस्कुलर है, मस्कुलर है, जिसके अंदर क्या होता है, पेरिस्टालिसिस होता है, पेरिस्टालिसिस होता है। पेरिस्टालिसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसके मदद से हमारा जो खाना मुंह से कहां चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। तो आपसे यही पूछा इसमें से कौन सा फूड ट्यूब है, तो ईसोफेगस, ग्रास नली क्या है, एक फूड ट्यूब है। क्लियर है? ईसोफेगस इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड, सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को कोशिका, कोशिका या सेल की स्टडी क्या कहलाती है, टेक्सोनॉमी कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है, या हिस्टोलॉजी कहलाती है। टेक्सोनॉमी आपको पता है क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए यूज किया जाता है, कि ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी कहलाता है। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कहलाती है, सेल की स्टडी कहलाती है, सेल और उसके ऑर्गेनलीज की स्टडीज क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। फिजियोलॉजी कहलाती है हमारी बॉडी की, बॉडी फंक्शनिंग, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर एक ऑर्गन हमारा जो कार्य कर रहा है शरीर के अंदर, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है। और हिस्टोलॉजी टिश्यूज की स्टडी कहलाती है, ऊतकों की स्टडी कहलाती है, कौन, हिस्टोलॉजी। तो आपसे पूछा था सेल ऑफ स्टडी, तो वो क्या है, साइटोलॉजी है। कोशिका विज्ञान, जिसको हम कोशिका विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। चलो नेक्स्ट, पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के, फंगस के, वायरस के, या प्रोटोजोआ के। अगर हम पोलियो की बात करें, अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो एक क्या है, वायरल डिजीज है। कौन से वायरस से फैलता है, पोलियोमेलिटिस वायरस, जो किसके कारण होता है, कंटामिनेटेड, गंदा खाना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदे खान पीन से क्या फैलता है, पोलियो हो जाता है, कॉज हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया डिजीज है, जीवाणु है, या फंगस है, या वायरस है, विषाणु है, या प्रोटोजोआ है। तो ये क्या है, एक वायरल डिजीज है पोलियो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इन बायोफोर्टिफिकेशन टेक्निक प्लांट ब्रीडर्स यूज, इन बायोफोर्टिफिकेशन टेक्निक प्लांट ब्रीडर्स यूज
breeding to overcome deficiency of micro nutrients and vitamins, loss due to insect pest, decrease in food production या loss due to plant disease. सूक्ष्म पोषक तत्वों और विटामिन की कमी, कीटों के कारण नुकसान, खाद्य उत्पादन में कमी या पौधों की बीमारी के कारण नुकसान. तो बायो फोर्टिफिकेशन ये एक टेक्निक है. ये क्या है? एक टेक्निक है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं. आप मॉडर्न एग्रीकल्चर में फोर्टिफिकेशन एक टेक्निक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, हमें हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप मिल सकती है. यहां से यहां हम क्या करते हैं, कुछ बायोटेक्नोलॉजी मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी क्रॉप को उगा सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं. उनको हम उगा सकते हैं किस मेथड से? बायो फोर्टिफिकेशन से. ठीक है, तो ये क्या है, किसको ओवरकम करने के लिए? इंसेक्ट से बचने के लिए यूज की गई है, फूड प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए यूज की गई है, या प्लांट डिजीज से बचने के लिए. तो ये किसको, जो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की कमी हो रही थी, हमने उसको इंक्रीज करना था, इसीलिए हमने बायो फोर्टिफिकेशन का यूज किया. तो सूक्ष्म पोषक तत्वों और विटामिनों की कमी को पूरा करने के लिए इस तकनीकी का, इस मेथड का यूज करते हैं. तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. सूक्ष्म पोषक तत्वों और विटामिन की कमी. नाउ डॉट्स. डॉट्स इज अ ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, डॉट्स का क्या मतलब होता है? पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स या हेपेटाइटिस. डॉट्स का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट. शॉर्ट कोर्स होता है इसका, शॉर्ट कोर्स. तो ये किसके लिए चलाया गया कैंपेन था? कौन सी डिजीज को ओवरकम करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया था डॉट्स का? ये चलाया गया था ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए. तो बी, क्षय रोग के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसको चलाया गया था. क्लियर है? तो ट्यूबरकुलोसिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. किसके लिए? डॉट्स के लिए. नाउ नेक्स्ट, मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ. मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक है? डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल या राइबोसोम्स. तो अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल के अंदर 4 पिगमेंट्स पाए जाते हैं. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल. ये इसके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है. और अगर बात करें हम इसमें किस किस चीज से ये बना होता है, इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम किसका कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का. क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि किसका कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का. आपसे यही पूछा गया था, इस क्लोरोफिल के अंदर कितने पिगमेंट्स है? ए, बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स. अब इसके बाद इसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं. किससे ये बने हुए हैं? तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से बना हुआ है. तो आपसे यही पूछा है कि मैग्नीशियम किसका कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल है. तो आपको क्या आंसर करना है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का. नाउ नेक्स्ट, पॉलीप्लॉइडी अराइजेस ड्यू टू चेंज इन. बहुगुणिता किस में परिवर्तित होने पर होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड की संख्या, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम की संरचना. पॉलीप्लॉइडी मतलब, पॉलीप्लॉइडी नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी रीजन से,
उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है, चाहे वो 3n हो जाए, चाहे वो 4n हो जाए, किसी भी रीजन से ये नंबर इंक्रीज हो जाता है, जैसे 23 पेयर्स हैं तो ये बढ़ जाए, ठीक है, या 1 पेयर बढ़ जाए, पूरा एक पेयर ही बढ़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। उसके अंदर हमारे जेनेटिक जीन्स में कुछ क्रोमोसोम्स में फर्क आएगा तो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या में इंक्रीज होना इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल आर, निम्न में से कौन कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? राइबोसोम्स, लाइबोसोम्स, डिक्टोसोम्स या फैगोसोम्स। तो आपसे पूछा है सुसाइडल बैग्स। अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। इनके पास एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या काम करता है, अगर ये एंजाइम हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब कि तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है चीजों का, क्या करता है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम का क्या काम होता है कि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम ब्रेक डाउन करता है चीजों को, ब्रेक डाउन करके उनको उन एंजाइम्स के द्वारा खुद ही डाइजेस्ट कर जाता है, तो ये इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स कहलाता है ये। तो लाइसोसोम्स आर द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल का कैसा पार्ट है? सुसाइडल बैग्स है, आत्महत्या की थैली है। इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जब किसी के ऊपर गिरता है तो ये क्या हो जाता है, उनको खत्म कर देता है और फिर उन्हीं को ही खा जाता है, अपने आप के सेल को ही खा जाता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज लाइसोसोम्स। Now come to the next question. Who among the following is credited with starting the work on plant tissue culture? निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया है? FC स्टेडवर्ड ने, P महेश्वरी ने, हेबरलैंड ने या PR वाइट। तो बात की है प्लांट टिश्यू कल्चर और सेल कल्चर को करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हेबरलैंड। इन हेबरलैंड को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। किसके पिता है ये? प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता है। यहां पे इन्होंने क्या किया था? टिश्यू कल्चर किया था, प्लांट के टिश्यू को कल्चर किया था, कल्चर करके उनकी स्टडी करी थी। तो वो कौन थे? हेबरलैंड। तो हेबरलैंड इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज द मोल्टिंग ऑफ डेंटल एनेमल? दांत में एनेमल का कुब्रन किस कारण से होता है? हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड इन द वाटर, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड का कारण, हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन इन वाटर, पानी में उच्च मात्रा में क्लोरीन के कारण, हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट इन वाटर, पानी में उच्च मात्रा में नाइट्रेट के कारण, या हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द वाटर, पानी में उच्च मात्रा के कैल्शियम के कारण। तो आपसे मोल्टिंग के बारे में पूछा है। जो मोल्टिंग होती है हमारे डेंटल एनेमल में वो किस कारण से झड़ने लग जाते हैं? वो फ्लोराइड के कारण झड़ने लग जाते हैं। अगर हमारे पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाए तो हमारे दांत क्या होने लग जाएंगे? मोल्ट होने लग जाएंगे, झड़ने लग जाएंगे, इनका कर्बुरन होने लग जाएगा, ये मोल्टिंग होने लग जाएगी डेंटल एनेमल की। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड इन वाटर। अगर फ्लोराइड की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है किसमें? पानी के अंदर। क्लियर है ये क्वेश्चन। चले नेक्स्ट पे। तो फ्लोराइड, हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड इन वाटर,
उसके कारण हमारे दांतों में क्या हो जाती है, मोल्टिंग हो जाती है। तो हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड इन द वाटर इज अ करेक्ट ऑप्शन। प्लांट विच ग्रो ऑन सेलाइन सॉइल्स आर, लवणीय भूमि पर उगने वाले पौधे सेलाइन सॉइल पे। जो एक्वेटिक होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में उगते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। क्या कहते हैं उन्हें, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ज़ेरोफाइट्स वो होते हैं, ज़ीरोफाइट्स वो होते हैं जो डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, कम पानी यूज किए वहां पे ग्रो करते हैं। और सक्लेंट्स वो होते हैं जो अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपने अंदर पानी को स्टोर कर सकते हैं। वाटर स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर, वाटर स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है। ये कैक्टस जैसे कैक्टाई इसका एग्जाम्पल है। और सेलिनिटी वाटर में, जो सेलाइन में पानी, सेलाइन सॉइल में उगते हैं, उनको हम कहते हैं हेलोफाइट्स, नमकीन सॉइल में। तो आपने देखा ज़ेरोफाइट्स क्या है, जो डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं हमें। हाइड्रोफाइट्स कौन से हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पानी में उगते हैं। हेलोफाइट्स कौन से हैं, जो सलाइन वाटर में, सलाइन सॉइल में उगते हैं, जिसमें पानी थोड़ा नमकीन होता है। और सक्लेंट्स कौन से होते हैं, जो अपने अंदर मतलब बहुत ज्यादा पानी बाहर नहीं निकालते, अपने अंदर भी रख सकते हैं, जैसे कैक्टाई। ठीक है, तो हेलोफाइट्स इज अ करेक्ट ऑप्शन। सेलाइन, हेलो मतलब होता है सेलाइन, नमकीन पानी या नमकीन सॉइल। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आरबी डब्ल्यूबीसीज? डब्ल्यूबीसीज की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसीज के मुख्य प्रयोजन क्या है, इसका मुख्य पर्पस क्या है, क्या इसका फंक्शनिंग है? टू कैरी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना। टू कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करना। टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, संक्रमण से संघर्ष करना। या टू गिव स्ट्रेंथ। तो आपने देखा जो डब्ल्यूबीसीज है उसके भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं, है ना। तो आपने देखा वो डब्ल्यूबीसीज के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो पहले कुछ होते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स, और कुछ होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। जैसे बेसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स। और वहां पे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इनका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को किससे बचाते हैं, एंड बाहर की फॉरेन मटेरियल से प्रोटेक्ट करते हैं, रोगों से हमें बचाते हैं। क्या बना के, एंटीबॉडीज बना के, कोई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के ये हमें क्या करते हैं, उनसे बचाते हैं। तो इनका क्या कार्य होता है, इनका काम होता है रक्षा करना, किससे, इन्फेक्शन से लड़ना। टू कॉम्बैक्ट इन्फेक्शन, संक्रमण से संघर्ष करना, इनका क्या है, कार्य है। क्लियर है? संक्रमण से टू कॉम्बैक्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से संघर्ष करना, उनसे लड़ना। डिफेंसिव मैकेनिज्म शो करना, किसका कार्य है, लिम्फोसाइट्स का। क्या बनाते हैं इनके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। और इन एंटीबॉडीज का क्या काम होता है, एंटीजन के अगेंस्ट लड़ाई करना। कोई भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी चीज आता है तो हमारी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है, उसे पता चल गया कि हमारी बॉडी में कोई चीज बाहर से आई है, तो वो बाहर से आई हुई चीज के अगेंस्ट लड़ना, मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। नाउ नेक्स्ट, साइडरोसिस। साइडरोसिस इज द डिजीज कॉज बाय इनहेलेशन ऑफ, लोहयात्मक एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है, आयरन डस्ट, सिलिका डस्ट, जिंक डस्ट या कोल डस्ट। तो इसमें क्या होता है, आयरन डस्ट, आयरन ऑक्साइड जब हम इनहेल कर देते हैं, आयरन ऑक्साइड जब हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। ये ज्यादातर हमें किसमें देखने को मिलता है, वाइल्डर्स में, जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डर्स।
वेल्डर्स में देखने को मिलता है, माइनर्स में देखने को मिलता है। जो माइनिंग करते हैं और जो वेल्डिंग करते हैं, जो ये कार्य करते हैं, उनके अंदर ये डिजीज देखने को मिलती है हमें। वो क्या इनहेल कर देते हैं? आयरन वाला डस्ट, आयरन डस्ट जिसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसको इनहेल कर लेते हैं तो उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आयरन डस्ट, लोह धूल, सिलिका धूल, जस्ता जिंक धूल या कोयला धूल, तो आयरन डस्ट जो इनहेल करता है उनमें ये डिजीज देखी गई है। सिडरोसिस। क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम, लौंग किससे प्राप्त होती है? रूट से, फ्लावर बर्ड से, स्टेम से या लीफ से। तो क्लोव की अगर हम बात करें तो आपको देखने में ही पता चलता है क्लोव कुछ ऐसा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होता है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें फ्लावर के बर्ड से मिलता है, फ्लावर के बर्ड से हमें ये प्राप्त होता है। तो जड़ से, फ्लावर बर्ड से, तना से या लीफ से? कहां से? फ्लावर बर्ड से, फूल की कली से, फ्लावर बर्ड। नाउ नेक्स्ट, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? कैपिलरी, वेना कावा, एरोटा या पल्मोनरी वेन। तो आपसे बात की है लार्जेस्ट आर्टरी की। आर्टरीज क्या होती है? इनको ध्वनियां भी बोलते हैं। इनका क्या काम होता है? ये ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। हाँ, इनका क्या काम होता है? हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना। इसमें ये कैसा? ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, मतलब प्योर ब्लड को, जो स्वच्छ ब्लड होता है जिसकी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ होता है, उसको लेके जाती है। इसका काम होता है आर्टरीज का। लेकिन एक आर्टरी ऐसी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो आर्टरी कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कहां से ब्लड लेके आ रही है? लंग्स से लेके आ रही है, मतलब कि वो हार्ट से लंग्स को दे रही है ब्लड। तो वो कैसा ब्लड दे रही है? डीऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो आपसे पूछा है जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है वो होती है एरोटा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और पूरे बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, पूरे बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी महाध्वनि जिसे हम बोलते हैं एरोटा। क्लियर है? कौन सी सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? ये क्लियर हो गया। एरोटा इज अ लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। Now, which of the following events in botanical garden is never directly influenced by light? किस वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? अब इसमें पूछा है एक इवेंट बताओ ऐसा जिसमें बोटैनिकल गार्डन के अंदर जब कोई प्रक्रिया हो रही होती है, क्रियाएं हो रही होती हैं, तो प्रकाश का सीधा इफेक्ट नहीं पड़ता, लाइट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फर्टिलाइजेशन में, फ्लावरिंग में, फोटोसिंथेसिस में या ट्रांसपायरेशन में। तो आपने देखा इन तीनों प्रोसेस के लिए लाइट, ये तीनों प्रोसेस लाइट डिपेंडेंट एक्टिविटी है। क्या है? लाइट डिपेंडेंट एक्टिविटी है। फ्लावरिंग को निकलने को, फ्लावर्स बनने के लिए भी हमें लाइट की जरूरत होती है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी, और ट्रांसपिरेशन। तो ये किसी हद तक लाइट डिपेंडेंट एक्टिविटीज है। वेयर एज जो फर्टिलाइजेशन है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू लाइट। इसको लाइट की जरूरत नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गमीट्स, जब गमीट्स का फ्यूजन हो रहा है तो उसमें लाइट की कोई जरूरत नहीं है, नो लाइट रिक्वायर्ड। तो फर्टिलाइजेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसमें यही पूछा गया है कि इस पे नेवर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, सीधा लाइट पे इसका कोई असर नहीं होता फर्टिलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? सैल्मन, जेलीफिश, लॉबस्टर, व्हेल। तो आपसे पाइसेस के बारे में पूछा गया है। पाइसेस आपको पता है क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं, इनके पास नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है,
वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें दो तरह की फिशेस होती है, एक ऑस्टिथिशिस और एक कॉन्ड्रिथिचिस, जिसको ऑस्टी को हम बोनी फिशेस बोलते हैं और इसको कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं। ये किससे बनी होती है? बोन से बनी होती है और ये कार्टिलेज से बनी होती है। तो सैलमन, जेलीफिश, लॉबस्टर और व्हेल। तो सैलमन एक तरह की फिश है जो किसके लिए? स्वामिंग के लिए, स्वामिंग के लिए कहां पे जाती है? सी से फ्रेश वाटर में आती है। ये कहां पैदा होती है? ये होती फ्रेश वाटर में है, रिवर्स में पैदा होती है, लेकिन फिर समुद्रों में चली जाती है। फिर जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये वापस आ जाती है कहां पे? रिवर्स में। तो ये क्या करती है? माइग्रेट करती है, माइग्रेटरी फिश है, माइग्रेटरी फिश है, माइग्रेट करती है टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करने के लिए माइग्रेट करती है फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर, फ्रॉम सी टू रिवर, सी से समुद्रों से कहां पे आ जाती है? वहां पे आ जाती है, नदियों में आ जाती है, किसके लिए? रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो सैल्मन क्या है? एक फिश है। तो सैल्मन इज अ फिश। नाउ नेक्स्ट, विच सेल इन पैंक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन? पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती हैं? थाइमस, आइलेट्स ऑफ लैंगरसन या एस्ट्रोजन या कॉर्पस एपिडिडाइमिस। तो आपको पता है पैंक्रियास में अल्फा सेल और बीटा सेल होते हैं, जो किसमें होते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरसन्स। बीटा सेल का काम होता है ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और अल्फा सेल ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है। तो इंसुलिन कौन करता है? बीटा सेल, किसके? पैंक्रियास के। और इनको क्या कहते? इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? आइल्स ऑफ लैंगरसन। तो इसका आंसर क्या है? आइल्स ऑफ लैंगरसन। क्या है ये? क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, जो किस में हेल्प करता है? इंसुलिन हमारा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। अगर हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो हम डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि इंसुलिन लेने के लिए, ताकि इंसुलिन क्या कर सके? उस ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सके, कम कर सके। तो आइल्स ऑफ लैंगरसन। The waste management technique that involves the use of microorganism to remove or neutralize pollutants from contaminated site is called। कचरा प्रबंधन की उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें संकेंद्रित स्थल में प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी किस्से के लिए सूक्ष्म जीवों को प्रयोग किया जाता है। अब इसमें बोला अगर वेस्ट मैनेजमेंट हो, बहुत सारा आपने देखा हमारे इसमें अर्थ में बहुत सारी चीजें वेस्ट निकलती है, वेस्ट को मैनेज करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या काम होता है कि ये पॉल्यूटेंट्स, जितने भी वहां पे पॉल्यूटेंट्स हैं उनके इफेक्ट को क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है या रिमूव करती है या खत्म करती है। क्या काम है इसका? जितना भी वेस्ट है हमारे पूरे इसमें जितना भी वेस्ट है उसमें उस वेस्ट के ऊपर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ देते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का क्या काम है कि वहां पे जो पॉल्यूटेंट्स उग रहे हैं, वहां पे जो पॉल्यूटेंट्स क्या है, जो प्रदूषक चीजें उठ रही हैं उसको, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है या न्यूट्रीफाई कर देता है, नलीफाई कर देता है या न्यूट्रलाइज कर देता है या वहां से रिमूव कर देता है। उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बायो रिमिडेशन, बायो सेंसर, बायो मैग्निफिकेशन या बायो कंसंट्रेशन। तो उसे क्या कहते हैं? बायो रेमिडेशन कहते हैं, जैव उपचारीकरण कहते हैं, जिसमें हम किसका यूज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं। क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए पॉल्यूटेंट्स को, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। Now next, the oxygen liberating during oxygens come from। अब उसने पूछा है जो ऑक्सीजन
लिबरेट होती है, निकलती है बाहर, लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस में आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है। तो ये जो ऑक्सीजन आया, ये आया कहां से? तो ऑक्सीजन कहां से आया? ये वाटर से आया। कहां से आया ये ऑक्सीजन? वाटर से आया। ठीक है, तो जो वाटर किसने, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, उसमें से इसने जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हुआ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो इसने ग्लूकोज का निर्माण कर दिया और उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन निकाली, जो क्या करते हैं वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। और वो किसके कारण आ रहा है? वाटर के कारण आ रहा है, पानी के कारण आ रहा है। क्लियर है? चलो, तो वाटर इज अ correct option. Now next, first national park of India that was established in 1936 was named as, क्या उसने पूछा 1936 में जो फर्स्ट नेशनल पार्क नेम हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेले नेशनल पार्क। हेले नेशनल पार्क। इसको हम क्या कहते हैं? जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं, जिम कॉर्बेट। कहां पे प्रेजेंट है ये? उत्तराखंड में। इसको क्या बोलते हैं? पैराडाइज ऑफ टाइगर्स भी बोलते हैं, पैराडाइज ऑफ टाइगर्स। वहां टाइगर्स देखने जाते हैं लोग जिम कॉर्बेट में, जो कहां पे प्रेजेंट है? उत्तराखंड में प्रेजेंट है। इसको हेले नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क या हेले नेशनल पार्क? तो हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है जिम कॉर्बेट। क्लियर है? इसको क्या कहा जाता है? और पैराडाइज ऑफ टाइगर्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आप टाइगर्स देखने जाते हो। नाउ नेक्स्ट, बी स्टिंग कंटेन, मधुमक्खी का जब मधुमक्खी काट जाती है, जो बी की स्टिंग होती है, उसका जो स्टिंग लग जाता है हमें जब वो काट जाती है, तो उसमें क्या होता है? उसके डंक में क्या होता है? सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, अल्कलाइन लिक्विड होता है, एसिडिक लिक्विड होता है या कोरोसिव लिक्विड होता है? तो इसके स्टिंग में क्या होता है? एक एसिडिक लिक्विड होता है, जिसके कारण हमें इन्फ्लामेशन हो जाती है ना? इन्फ्लामेशन में आपको देखा होगा, आपको स्वेलिंग भी हो जाती है, कई बार रेडनेस आ जाती है। इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए, खत्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कोई बेसिक चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कुछ ऐसा बेसिक चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, NaOH का, जो क्या करे? इसके इफेक्ट को कम कर दे। तो उसमें कैसा लिक्विड होता है? वो एसिडिक लिक्विड होता है। नाउ नेक्स्ट, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो टिश्यूज है। कौन कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो आपने देखा इसमें पेरेनकाइमा आता है, स्क्लेरेनकाइमा आता है, कॉलेनकाइमा आता है, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है? इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें जाइलम और फ्लोम दो टिश्यूज आते हैं, जो क्या करते हैं? इनका काम होता है कंडक्शन करना, चीजों को इधर से उधर पहुंचाना। ठीक है, तो जो जाइलम है वो क्या करता है? वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फिलोम है वो क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें जो सेल्स हैं ये इसलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है क्योंकि जो इसमें इस टिश्यू के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। किसी में कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, ट्रैचिड्स, वेसल्स, अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है।
ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, किसकी बात की है, जाइलम की। तो क्या करता है वो, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, जल का वहन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेज क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज क्यों कहते हैं इसको क्राउन गॉल डिजीज, कभी भी प्लांट के अंदर आपने देखा होगा आउटग्रोथ्स हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, आउटग्रोथ हो जाती हैं, किसी स्टेम के बाहर बड़ी सी मोटा सा कुछ निकला हुआ होता है, या लीव्स उसके ब्रांचेस में कुछ निकला हुआ होता है, या रूट्स में कुछ निकला हुआ होता है, तो ये क्राउन शेप का कुछ निकला हुआ होता है, आउटग्रोथ होती है, इसीलिए इसको क्राउन ग्रोथ डिजीज कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया के कारण कॉज होती है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के कारण कॉज होती है। तो किसके कारण, बैसिलस थ्रुंगजेनेसिस के कारण, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस के कारण, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेकियंस के कारण, या नन ऑफ दीज। तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसिनेंस, किसके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इनके कारण ये डिजीज कॉज होती है, किसमें, प्लांट्स में। इसको क्या कहते हैं, क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं, क्राउन की शेप में आउटग्रोथ हो जाती है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट, यूकेशियन ट्यूब इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यूकेशियन ट्यूब कहाँ पे स्थित होती है, आपने देखा था ईयर में, किसको, मिडल ईयर को नासोफैरिंक्स से, मिडल ईयर को नासोफैरिंक्स से जोड़ने वाली जो ट्यूब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूकेशियन ट्यूब। किस में हेल्प करती है, बैलेंसिंग में हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है, बैलेंसिंग में। तो ये नाक में होती है, आईज में होती है, थ्रोट में होती है, या ईयर में होती है, कहाँ होती है, ये ईयर में होती है। ईयर इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल मतलब जिसमें मसल्स एक्टिविटीज, मस्कुलर एक्टिविटीज आती है, जैसे चलना, भागना, दौड़ना, हाथ पैर का कंट्रोल करना, लिम्स को कंट्रोल करना। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, ये मस्कुलर एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट कंट्रोल करता है, जो कहां पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होता है, हेड के पीछे प्रेजेंट होता है सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या कर रहा है, मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है ब्रेन के अंदर। नाउ नेक्स्ट, मेबोनियम ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन, मियोबोमियम ग्लैंड ये हमारी आईलिड्स में प्रेजेंट होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, आईलिड्स में। ये क्या करता है, ऑयल सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा कॉर्निया या आई होती है उसमें ड्राइनेस नहीं होती, क्या नहीं होती, ड्राइनेस नहीं होती, इवेपोरेशन नहीं होता, इवेपोरेशन नहीं होता, ह्यूमिड रहती है, चीजें क्या रहती है, ह्यूमिड रहती है, थोड़ा थोड़ा वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इसके कारण जो क्या सिक्रीट कर रही है, ऑयल सिक्रीट कर रही है, ड्राइनेस से बचाती है ये हमारी आंख को। तो ये कहां पे प्रेजेंट होती है, आई में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, तो आई इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्यूबल। विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक जो जल में घुल जाते हैं दैट इज वाटर सॉल्यूबल, और एक जो वसा में, फैट सॉल्यूबल। जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो होते हैं बी एंड सी, और जो बचे ए, डी, ई, के, ये कौन से होते हैं, ये वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल होते हैं। जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी आर द वाटर सॉल्यूबल vitamins.
सिफगानोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन द, सिफगानोमीटर क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। और एक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर क्या बताती है, हार्ट बीट, मतलब सिस्टोल और डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होता है हमारे हार्ट में, जिसको सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं, उसकी एक्टिविटी बताती है, उसका मेजरमेंट बताती है। तो डायस्टोल होता है जब रिलैक्स रहती है, और सिस्टोल होता है जब इसका 120 होता है और ये 80 mmHg होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर 80 mmHg जो होता है ब्लड प्रेशर रहता है। तो ये कहाँ से हम मेजर कर सकते हैं, ये हम अपनी आर्टरीज से मेजर कर सकते हैं, ध्वनियों से मेजर कर सकते हैं ब्लड प्रेशर। तो आर्टरीज क्या करती है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, वेन्स, आईज, सिनोवियल या आर्टरीज। तो आर्टरीज इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये हमें क्या करता है, यहां से हम अपना ब्लड प्रेशर, यहाँ डॉक्टर यहाँ लगा देते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, वो सिफगानोमीटर उनके हाथ में पंप होता है और मरकरी में आपकी रीडिंग आ रही होती है, तो वो क्या करता है, वो आर्टरीज हमारी बॉडी में क्या बताता है, ब्लड प्रेशर का लेवल बताता है। तो आर्टरीज इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट अ मसल टू अ बोन, एक मसल को बोन से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, और बोन को बोन से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। जो मसल को बोन से जोड़ने वाला वो है टेंडन, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। लेकिन बोन से जॉइंट को, बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। तो याद रखना, द कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, ये दोनों एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो किसको जोड़ रहे हैं, मसल को बोन से जोड़ रहे हैं और बोन को बोन से जोड़ रहे हैं। जो मसल को बोन से जोड़ रहा है दैट इज टेंडन, और जो बोन को बोन से जोड़ रहा है दैट इज लिगामेंट। तो इसका आंसर क्या है, टेंडन। आपको ऑप्शन दे रखे थे, लिगामेंट भी ऑप्शन दे रखा है, टेंडन, कार्टिलेज, लिगामेंट या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अंतरकाशीय द्रव। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, टेंडन। चलो, अल्फलाफा इज द नेम ऑफ, अल्फलाफा क्या है, एक प्रकार का खनिज है, मिनरल है, ग्रास है, ट्राइब है, टाउन है, शहर है। तो ये एक तरह का ग्रास है। क्या है, एक तरह का ग्रास है। ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स प्रोवाइड करता है। ये किसके लिए हेल्प करते हैं, इस ग्रेजिंग के लिए भी हेल्प करते हैं, चरने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। तो अल्फलाफा एक तरह का क्या है, खनिज है, ग्रास है, ट्राइब है, टाउन है। तो ये एक तरह का क्या है, ग्रास है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है। क्या बोला है, घेंगा, थायराइड। थायराइड जो एक वो ग्लैंड है, नामक रोग है, वो किसके कारण उत्पन्न होता है, जब हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या, थायरोक्सिन, किसका निर्माण करते हैं ये, थायरोक्सिन। जब इसका इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है, किसके कारण, किसकी डेफिशिएंसी के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण हमें क्या हो जाता है, इसकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है, इसका सिक्रीशन सही नहीं होता, इसका सिक्रीशन सही नहीं होता तो हमारा थायराइड ग्लैंड भी सही से काम नहीं करता। तो इसका आंसर, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जिंक, कैल्शियम, क्लोरीन या आयोडीन। तो क्या होना चाहिए था इसका आंसर, आयोडीन। थायराइड, ठीक है, इसके एब्सेंस में, इसके वजह से हमें क्या होता है, थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम घेंगा भी बोलते हैं। क्लियर है। चले नेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम यहां तक। तो ये आपके क्या है,
बेस्ट 50 क्वेश्चन थे, टॉप 50 क्वेश्चन थे जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं, बार बार इनकी रिपीटिशन देखी गई है हमें। तो आप भी एक बार, आपके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है वीडियो, आप देखो जरूर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।